तो कैसे हैं आप। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बेस्ट स्टडी लाइन में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो कि टेंस का बहुत ही बेसिक पार्ट है। कह सकते हैं इंग्लिश बोलने में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं वीडियो ख़त्म होने के बाद कमेंट में कुछ ट्रांसलेट करने के लिए सेंटेंस दे दूंगा, उसे आप ट्रांसलेट करिएगा और मैं लाइक करके बता दूंगा कि आपका सही है या नहीं। और चलिए हम इसी के साथ अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसकी रूल होती है, ये सब होते हैं इसके रूल। और इसकी जो डिफिनेशन होती है वो है ता था ती थी ते थे आ ई ए। देख सकते हैं आप। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में 4 प्रकार के वाक्य होते हैं: अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। इसके ये हिंदी होते हैं: अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य, निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, और इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक में नकारात्मक वाक्य। यानी कि जो भी हमारे वाक्य होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। अगर जो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य बनाए, ट्रांसलेट करें, जो हमारे सेंटेंस होंगे ये यही 4 प्रकार से आएंगे। साधारण वाक्य होगा, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक एवं नकारात्मक वाक्य। इसके ये सब रूल है, ऐसे इसी के अकॉर्डिंग इसको बनाया जाता है। तो चलिए यहाँ पर हमने देखिए एग्जाम्पल ले रखा है। शिवम एक पत्र लिखा। देखिए शिवम ने एक पत्र लिखा। यहाँ पर देखिए खा यानी कि आ रहा है ना, तो आ यहाँ पर है। तो इससे क्या पता चल रहा है, ये हमारा जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। इसको किस तरह से बनाया जाएगा, तो देखिए ये हमारा पहले सेंटेंस कौन सा है, शिवम ने एक पत्र लिखा। ये साधारण वाक्य है यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके साथ ये वाला रूल फॉलो करेगा। चलिए हम इसी के अकॉर्डिंग इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओसी। यही मात्र ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है और वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ। और किसी भी टेंस में हमारे वर्ब के सेकंड फॉर्म नहीं लगते हैं, थर्ड लगता है और फर्स्ट लगता है। ठीक, आपको ये ध्यान रखना कि अफर्मेटिव सेंटेंस है जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट का, इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तरह से बहुत लोग बच जाते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है। तो चलिए मैं आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से अभी समझा दे रहा हूँ, जिससे आपको थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए हम इससे ट्रांसलेट कर लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा है शिवम। शिवम क्या कर रहा है, शिवम ने एक पत्र लिखा। देखिए पहले देख लेना चाहिए कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, उसके बाद वर्ब किसे कहते हैं या क्या है, और ऑब्जेक्ट क्या है। किसी भी वाक्य को बनाने के लिए इसी 3 चीज़ों को देख लेना चाहिए, जैसे कि सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखिए हमारा शिवम है, शिवम के द्वारा कार्य किया जा रहा है, और जो कार्य किया जाए उसे वर्ब कहते हैं। देखिए लिखना हमारी क्रिया है, मेन वर्ब है। और एक पत्र जिसे लिखा जाए, जिस चीज़ के ऊपर मेन फोकस हो, पत्र लिखा जा रहा है ना, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो चलिए अब हम इसे ट्रांसलेट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, शिवम हमारा सब्जेक्ट है, शिवम। उसके बाद क्या करना है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, हमारी क्रिया क्या है, लिखना, यही हमारा मेन वर्ब है, तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है रूट। उसके बाद क्या करना है, ऑब्जेक्ट लगाना है। क्या लिखा जा रहा है, एक पत्र यानी कि ए लेटर। इस तरह से हमारा वाक्य ट्रांसलेट हो गया। आपको नहीं समझ में आया होगा तो मैं फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखनी है, शिवम हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखना है, लिखना जो हमारा मेन वर्ब है यही, इसी का सेकंड फॉर्म लिखता है, तो राइट रूट रिटन, तो ये होती है हमारी सेकंड फॉर्म क्या होगी, रूट। उसके बाद क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, एक पत्र यानी कि ए लेटर। उसके बाद ओसी लगाना है, ओसी हमारा कुछ है नहीं, इसलिए हमने यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिया। और आप ध्यान रखिएगा कि हमारा जो फुल स्टॉप होता है उसे लगा देना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, नहीं तो हमारा जो वाक्य होता है ये गलत माना जाता है। चलिए हम इसे भी ट्रांसलेट कर लेते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है चिड़िया आकाश में उड़ी। अब देखिए उड़ी यानी कि ई आ रहा है ना, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आपकी ई है, यानी कि हमारा कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, इसकी पहचान होती है ता था ती थी ते थे आ ई ए। मैं आपको ये बार बार बता रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए। चलिए अब हम इसको भी ट्रांसलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, चिड़िया यानी कि बर्ड। अब बर्ड हमारा हो गया। उसके बाद हमको लगाना है वर्ब का सेकेंड फॉर्म। देखिए उड़ी यानी कि ये हमारा क्रिया है, मेन वर्ब है उड़ना, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है फ्लेव। क्या हो गया, वर्ड फ्लेव। अब देखिए कहाँ उड़ रही है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, आकाश में, इन द स्काई।
ये हमारा बन गया, ये भी हमारा ट्रांसलेट हो चुका है। अब चलिए हम कुछ नकारात्मक वाक्य यानी कि नेगेटिव सेंटेंस को भी ट्रांसलेट करके मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलिए अब हम नेगेटिव वाला भी ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है उसने एक कलम नहीं खरीदा। देखिए नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, नेगेटिव। जिस भी वाक्य में नहीं जैसे शब्द आए वो हमारा नकारात्मक वाक्य होता है। इसको किससे बनाएंगे, इस वाले फार्मूले। सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा है उसने, यानी कि क्या लगेगा उसके लिए, उसने के लिए ही। उसके बाद क्या करना है, डिड नॉट, ही डिड नॉट। उसके बाद क्या कह रहा है, खरीदा, यानी कि हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाई मतलब खरीदना। ही डिड नॉट बाई। अब क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, एक कलम। ही डिड नॉट बाई ए पेन, ये भी ट्रांसलेट हो गया है। देखिए ही डिड नॉट बाई ए पेन। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है इसमें ही केवल वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, और बाकी जो हमारे नेगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ठीक, यानी कि जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, उसमें ही वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, और बाकी के साथ हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। इस तरह से आप ये ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरा हम बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर है, क्या वह दिल्ली गई। देखिए हमारा कौन सा वाक्य, ये प्रश्नवाचक है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। इसको कैसे बनाएंगे, इस वाले फार्मूले से। सबसे पहले डिड जो है हमारा ए करता एक वचन हो या बहुवचन, दोनों के साथ यही लगेगा। इसमें केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है, डिड। अगर जो निगेटिव रहेगा तो डिड नॉट हो जाएगा, प्रश्नवाचक रहेगा तो ओनली डिड। चलिए डिड, उसके बाद सब्जेक्ट डिड। अब देखिए गई, इसका मतलब लड़की है। डिड सी गो टू दिल्ली, ये भी ट्रांसलेट हो गया। देखिए सबसे पहले हमने डिड लगा दिया जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके बाद सब्जेक्ट सी हो जाएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। गो मतलब होता है जाना या गई। अब देखिए गो हो गया, उसके बाद दिल्ली। हम दिल्ली को इंग्लिश में दिल्ली लिखते हैं, और कहीं पर अगर जो जाया जाता है तो उससे पहले टू लगा देना चाहिए। ये भी हो गया, यानी कि हमने क्या क्या प्रूफ कर लिया अपना, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब बारी है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस की। यदि आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको कमेंट में समझा दूंगा, कृपया करके जरूर बता दीजिएगा। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। तो अब हम इसे भी इसके अकॉर्डिंग ट्रांसलेट कर लेते हैं। देखिए हमारा कौन सा वाक्य है, क्या तुमने उसे किताब नहीं पढ़ाई। देखिए नहीं आया, इसका मतलब नकारात्मक, और क्या आया है पहले, इसका मतलब प्रश्नवाचक, यानी कि इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस है ये हमारा। इसको कैसे बनाया जाता है, सबसे पहले डिड लगाओ, उसके बाद सब्जेक्ट लगाओ, उसके बाद नॉट लगाओ। मैं एक बात और आपको बता दे रहा हूँ कि जो हमारा इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस है इसमें जो नॉट लगता है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही लगता है। ठीक, तो चलिए हम इसके अकॉर्डिंग इसको बना लेते हैं। सबसे पहले डिड हो गया, उसके बाद तुमने की इंग्लिश यू, डिड यू, हम जो कि हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट लगा देंगे क्योंकि ये नकारात्मक वाक्य है। डिड यू नॉट। अब देखिए अब क्या करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है इसमें, पढ़ाना, पढ़ाई। तो क्या हो जाएगा, डिड यू नॉट टीच, डिड यू नॉट टीच हिम, हमारा ऑब्जेक्ट है, हिम द बुक। इस तरह से इसको हमने ट्रांसलेट कर लिया है। देखिए सबसे पहले डिड लगा दिए, ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि टीच, उसके बाद ऑब्जेक्ट हिम, उसके बाद ओ सी क्या है हमारा, द बुक। तो क्या बन गया, डिड यू नॉट टीच हिम द बुक। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। चलिए इसी के अकॉर्डिंग हम एक और सेंटेंस ले लेते हैं जिससे आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम इसे भी ट्रांसलेट कर लेते हैं। क्या दिया है, क्या उसने मैच नहीं खेला। इसके लिए क्या लगाएंगे, सबसे पहले डिड जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब है, डिड हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसने के लिए ही लगेगा, उसके बाद नॉट। क्यों नॉट, क्योंकि नेगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव है और नेगेटिव भी है। डिड ही नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खेलना, प्ले, डिड ही नॉट प्ले द मैच।
आप क्रिकेट भी लिख सकते हैं। देखिए जो द है इसका एक पर्सनली यूज भी होता है। जब हम यूज की सीरीज लेकर के आएंगे तो उसमें 25 से 30 यूज रहेंगे, उसको हम बहुत ही अच्छी तरह से आपको बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश बोलने में बहुत ही ज़्यादा सहायता मिलेगी। चलिए ये भी हमारा हो गया है। अब चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप समझ जाएंगे। तो चलिए हम अपना अगला एग्जाम्पल भी ट्रांसलेट कर लेते हैं। देखिए दिया क्या हुआ, तुम्हारे पास नहीं आया। नहीं आया है इसका मतलब नेगेटिव, क्या है इसका मतलब प्रश्नवाचक यानी कि इंट्रोगेटिव। इसी फार्मूले से बनेगा, यानी कि इसी के अकॉर्डिंग हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद नॉट, डिड ही नॉट, उसके बाद वर्ब क्या है, क्रिया क्या हो रही, आने की, कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। डिड ही नॉट कम टू यू हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। उसके बाद वैसे तो कुछ है नहीं, इसके लिए हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से भी हमारा ट्रांसलेट हो गया है। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। हमने कमेंट बॉक्स में कुछ सेंटेंस लिख दिए हैं, आप उनको ट्रांसलेट करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।